हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 7, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द शिव समागम मेला 2024 एट अ दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इस शिल्प समागम मेले को, जिसका मेन एम क्या था, इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है उसको शोकेस करना, प्रमोट करना इस शिल्प समागम मेला का एम था। एंड इसे इनॉग्रेट किया गया था वीरेंद्र कुमार जी द्वारा, ठीक है, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। इनके द्वारा इस मेले को जो है इनॉग्रेट किया गया था। एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, 3 ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है, विच इज नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड द लास्ट इज नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर है। अब इस इवेंट में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ट्यूलिप प्रोग्राम, विच स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उनके लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है, बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जो आर्टिसंस हैं उनको, कि वो अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सेल कर सके। मतलब जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे ही ई कॉमर्स इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, ठीक है। और ये इनिशिएटिव प्राइमरीली टारगेट करता है आर्टिसंस को फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड जैसे सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो इनके लिए मेनली ये लाया गया था इनिशिएटिव। क्लियर है। Next is, which among the following organization has approved $200 million loan to help upgrade water supply, sanitation, urban mobility and other urban services in उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इनमें से आपका इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है उत्तराखंड के आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। $200 मिलियन का लोन था, किसको दिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया गया उत्तराखंड को। अब ये एग्रीमेंट आपका पार्ट है उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आता है ये, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी यहाँ पे इन्होंने भी कुछ अमाउंट यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है, विच इज $191 मिलियन, ठीक है। इन्होंने भी को फाइनेंसिंग यहाँ पे की है। नाउ अब उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक तो कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट, ओवरऑल पब्लिक सर्विसेज यहाँ पे इम्प्रूव की जाएंगी हल्द्वानी जैसी सिटी में। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है चंपावत, किचा, कोटद्वार, विकासनगर, इनके प्रोजेक्ट्स को भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे यहाँ पे जो वाटर सर्विसेज कवरेज है उसको 100% किया जाएगा बाय कंस्ट्रक्टिंग 1024 किलोमीटर्स ऑफ क्लाइमेट रेसिलेंट पाइपलाइंस विद अ स्मार्ट मीटर। 26 ट्यूबवेल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे विद अ डेली कैपेसिटी ऑफ 72,131 क्यूबिक मीटर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे की जाएगी। हल्द्वानी वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा 16 किलोमीटर्स का क्लाइमेट रेसिलेंट रोड्स, स्टैब्लिश किया जाएगा इंटेलिजेंट आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा, सीएनजी बसेस को यहाँ पे, पायलट इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे लाई जाएंगी। तो ये सारे आपकी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टू फैसिलिटेट द ऑक्शन ऑफ एसेट अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस थ्रू द ईबी क्रे प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ फैसिलिटेट करने के लिए ऑक्शन ऑफ एसेट अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस। इट इज योर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। IBBI द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ, किस चीज़ के लिए, आपका ऑक्शन करने के लिए एसेट्स का। अब ईबी के प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है, इसे ओन और मैनेज कौन करता है, आपका PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, जो 12 आपके PSBs हैं उनका अलायंस है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो PSB अलायंस है इन्होंने एक मॉड्यूल डेवलप किया है ईबी क्रे प्लेटफॉर्म के अंडर, किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड करने के लिए लिस्टिंग और ऑक्शन आपके एसेट्स के लिए,
ठीक है, अंडर दी IBC 2016। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो बोली गई थी कि इनिशियल फेज के लिए जो प्लेटफॉर्म है ये डिप्लॉय करेगा पायलट मोड, इनिशियली डिप्लॉय किया जाएगा फॉर द पायलट मोड, और उसके बाद जो भी नेसेसरी चेंजेस यहाँ पे होंगे बाद में इसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो बोली गई थी कि IBBI ने यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं, ये मैंडेटरी किया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो भी हैंडल कर रहे होंगे लिक्विडेशन प्रोसेस को, कि जो आपका एसेट है उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपकी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द अनसोल्ड एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग लिक्विडेशन प्रोसेस ऑन द EBCRE प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ मेंशन की गई थी और ये लिस्टिंग जो है वो 7 दिन के अंदर इन्हें करनी होगी, विद इन 7 days। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की। इसके चेयरमैन कौन है? रवि मित्तल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, इनका नाम है कुलवंत सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की। इसके चेयरमैन है आपके इनका नाम है मतम वेंकट। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। नेक्स्ट इज as per the SBI's latest report, India's GDP is expected to grow at -% for Q2 of financial year 2025। तो SBI की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 की ये आपकी दी गई है 6.5%, वेयरएज Q3 और Q4 के लिए ये आपकी रहेगी 7% पे। क्लियर है? नाउ SBI की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन कौन है? आपको पता है CS शेट्टी इनका नाम है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसकी टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका नाम आपका है विपिन कुमार, जिनको रिसेंटली नया चेयरमैन बनाया गया है आपका, एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? M सुरेश को। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसे 1 अप्रैल 1995 को स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। Next is name the personality who has been elected as a new Secretary General of a Interpol, International Criminal Police Organization, in the 92nd General Assembly held in Glasgow, Scotland। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इंटरपोल का? इट इज योर इनका नाम क्या है? वेल्डिसी यूरक्वेजा। इनका नाम है वेल्डिसी यूरक्वेजा और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इनका नाम है जुर्गेन स्टॉक, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड वेल्डेसी यूरकेजा जो हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री जिनको इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। अब इंटरपोल की अगर बात करें तो इंटरपोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो, अब इसे ऐसा समझो जैसे इंडिया में आपकी पुलिस होती है, या पुलिस पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है XYZ स्टेट है जहाँ पे एक व्यक्ति ने क्राइम किया। ठीक है, ये व्यक्ति है, इसने XYZ स्टेट में क्राइम किया और ये आपका ABC स्टेट में भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुलिस है XYZ की ये आपका जो है कांटेक्ट करेगी ABC स्टेट के पुलिस के साथ और इस क्रिमिनल को ढूंढ निकालेगी। ऐसे ही अगर इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ हो जाए कि इंडिया से कोई क्रिमिनल भाग के दूसरे देश चले जाए तो उसके लिए आपका सपोर्ट करता है इंटरपोल। तो इंटरपोल हमें मदद करता है जो आपका क्रिमिनल है उसकी डिटेल बताने में, जो भी वो दूसरी कंट्री में छुपा हुआ है तो उसकी डिटेल, उस क्या एक्टिविटी है उसकी, ये सब चीज़ें हमारी जो पुलिस है उसको वो बताएगा। ठीक है, तो आप ऐसा लगाओ जहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात आ जाती है तो ये चीज़ इंटरपोल देखती है। क्लियर है? नाउ इसकी 92nd आपकी जनरल असेंबली हुई थी 4th to 7th नवंबर को एंड इसमें मेंबर कंट्रीज के 1000 डेलीगेट्स यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें से इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से जो CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद एंड विजेंद्र बिदारी, उन्होंने यहाँ पे जो है इस असेंबली को ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंटेड डैश एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NAFED। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनको MD बनाया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का? तो इट इज योर, इनका नाम क्या है? दीपक अग्रवाल। क्या नाम है इनका? दीपक अग्रवाल। और यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन किया गया है वो 5 साल के लिए किया गया है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। NAFED के आपके चेयरमैन कौन है? जेठा भाई अहिर।
हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1958. नेक्स्ट है, what is the name of a digital initiative launched by the Railway Protection Force to honor its meteorites? तो इनमें से कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने? इट इज डिजिटल मेमोरियल ऑफ लेयर, और ये इन्होंने लॉन्च किया था टू ऑनर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सेस मेटेरियल्स. फाइन. अब यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इन्होंने डिटेल भी प्रोवाइड की है इनके मेटेरियल्स की, जिन्होंने अपनी जो जान है वो सेक्रीफाइस की है टू द नेशन, फॉर द नेशंस. ठीक है. नेक्स्ट इज who will take over as a managing director and chief executive officer of a Bharti Airtel Limited in 1st January 2026. तो 2026 में इनमें से कौन से शख्स हैं जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे आ जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे आ जाएंगे? तो इट इज योर शाश्वत शर्मा. इनका नाम है शाश्वत शर्मा और ये रिप्लेस करेंगे गोपाल विट्ठल को, जो करंटली अभी आपके एमडी एंड सीईओ हैं भारती एयरटेल के. ठीक है. स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो चेयरमैन कौन है भारती एयरटेल का? सुनील मित्तल. स्टैब्लिश किया गया था 1995 में एंड हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट इज द DRDO has recently in November handed over the authority holding sealed particulars, that is AHSP, of a P7 parachute system to Directorate General of Quality Assurance. The P7 parachute system is developed by Dash. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है P7 पैराशूट सिस्टम को? तो इसको डेवलप किया गया है बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है और क्वालिफाइड किया है P7 पैराशूट सिस्टम को. फाइन. इसके अलावा जो आपकी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है कानपुर यूपी में, इसने फैब्रिकेट किया है पैराशूट सिस्टम को, एंड जो ये सिस्टम है इट इज केपेबल ऑफ सेफली ड्रॉपिंग पेलोड्स अप टू 9.5 टन्स. तो ये ध्यान में रखना है कि ये पेलोड कितना कैरी कर सकता है? अप टू 9.5 टन्स फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट, और ये आपका अप टू 4 किलोमीटर्स की जो एल्टीट्यूड है वहां से पेलोड ड्रॉप कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज DRDO ने रिसेंटली आपका जो है मेड इन फ्लाइट टेस्ट किया था आपका किस मिसाइल का? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का. ठीक है. कहाँ से किया गया था? ओडिशा से किया गया था. ओडिशा का जो आपका चंडीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ठीक है, वहां से इसको फ्लाइट टेस्ट किया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम द मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर. ये ध्यान में रखना है. इसके अलावा इस मिसाइल को मॉनिटर किया गया था फ्रॉम द सेवरल रेंज ऑफ सेंसर्स, जैसे आपके रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ये डिप्लॉय किए गए थे आपके चंडीपुर ओडिशा की जो ITR रेंज है आपकी वहां से. ठीक है. नेक्स्ट इज अब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसे डेवलप किसने किया है ये पता होना चाहिए. इट इज डेवलप्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर DRDO लेबोरेटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज. इसके अलावा हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है एंड बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दे आर द 2 डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स ऑफ दिस मिसाइल. ओके. नेक्स्ट इज name the South Korean communication satellite that was recently in November launched by the SpaceX. तो SpaceX ने एक सैटेलाइट आपकी साउथ कोरिया की लॉन्च की थी जिसका नाम था कोरिया सेट 6A. ठीक है. कौन सी सैटेलाइट थी? इट इज कोरिया सेट 6A, जो रिप्लेस करेगी कोरिया 6A को. ठीक है. ये ध्यान में रखना है आपका. कोरिया सेट 6A आपका रिप्लेस करेगा किसे? कोरिया सेट 6 को. नाउ अब कोरिया सेट 6A की बात हो रही है, तो इसे डेवलप किसने किया है? फ्रांस स्पेस थेल्स एलिनिया स्पेस, जो जॉइंट वेंचर है आपका थेल्स ग्रुप, जो फ्रेंच कंपनी है, एंड इटालियन डिफेंस कंपनी विच इज लियोनार्डो. ठीक है. नाउ अब SpaceX की बात कर लेते हैं. SpaceX जो है 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी. कहाँ लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया USA में, और इसके करंट CEO हैं एलन मस्क. इसी के साथ नोट करना है रिसेंटली इंडिया की भी एक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की थी जिसका नाम है GSAT-20. तो इसका नाम याद रखना है. इंडिया की पहली सैटेलाइट जो इन्होंने लॉन्च की है इट इज GSAT, एंड ये आपका
यहाँ पे जो स्पेस एक्स है इसके साथ कोलैबोरेशन किसने किया था? इसरो का जो कॉमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने पार्टनरशिप की थी फॉर लॉन्चिंग दी GSAT-20. ओके, नेक्स्ट इज who has recently in November won the master title in the second edition of Chennai Grandmaster 2024. तो जो आपका सेकेंड एडिशन हुआ था चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का, इसमें मास्टर टाइटल किसने जीता था? 2 टाइटल यहाँ पे होते हैं, एक तो मास्टर टाइटल होता है, एक चैलेंजर्स का होता है। तो मास्टर टाइटल में यहाँ पे पहली रैंक हासिल की थी अरविंदम चिदम्बरम ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पूछा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप 5 फर्स्ट 5 रैंक देख सकते हो किन किन को दी गई है। नाउ चैलेंजर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टॉप किया था प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है, किसने टॉप किया था? प्रणव वेंकटेश ने। एंड जो आपका प्लेयर टॉप करता है चैलेंजर्स में, उसको वो बेसिकली क्वालिफाई किया जाता है नेक्स्ट ईयर जो आपका मास्टर टाइटल होगा ना, उसके लिए ये क्वालिफाई कर लेते हैं। तो प्रणव वेंकटेश आपको इनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये नेक्स्ट ईयर मास्टर टाइटल के लिए प्ले करेंगे। क्लियर है? नाउ चेन्नई ग्रैंड मास्टर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था PGD1 ने, एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन है द हॉकी इंडिया हैज अनाउंस्ड अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द डैश ईयर ऑफ इंडियन हॉकी। तो इंडियन हॉकी को नेक्स्ट ईयर 2025 में 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2025 जो है सैनिटरी ईयर आपका रहेगा हॉकी इंडिया का, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर 1925 को हुई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। हॉकी इंडिया जो है ये इंडिया की फर्स्ट नेशनल बॉडी है हॉकी के लिए, जिसको कब बनाया गया था? 1925 में बनाया गया था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया था, और 2025 में 100 साल हम इसके कंप्लीट कर लेंगे। फाइन। ना हॉकी इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है इसके? दिलीप कुमार टिर्की। सेक्रेटरी जनरल है भोलानाथ सिंह, और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रीओन्ड फोक सिंगर शारदा सिंह, who is popularly known as Bihar Kokila, recently in November passed away, in which year she was honored with the Padma Shri in a field of art. तो इनमें से कौन सा ईयर है जिस ईयर में शारदा सिन्हा जी को जो है आपका पद्म श्री से नवाजा गया था? तो इट इज 1991। ये आपकी फोक सिंगर थी जिन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, पद्म भूषण से 2018 में। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया गया था, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मैथिली विभूति सम्मान, ये सारे इनको जो है टाइटल दिए गए थे, अवार्ड्स दिए गए थे। नाउ शारदा सिन्हा जी की बात करें तो ये भोजपुरी, इन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी, इन सब लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, और इनके गाने बेसिकली आपके ज़्यादा जो फेमस हुए हैं वो है रिलेटेड टू छठ पूजा, जो आपका पॉपुलर फेस्टिवल है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का। क्लियर है? नेक्स्ट इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। डायबिटीज डे जो है आपका ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को, एंड इसकी 2 थीम है वो ध्यान में रखनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन द्वारा दी गई है 2024-2026 तक की, इट इज डायबिटीज एंड वेलबींग। WHO ने इसकी थीम दी है 2024 की, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप। अब जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है इसको क्रिएट किया गया था 1991 में, एंड किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी IDF। ठीक है, IDF क्या है? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, जिसके करंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर पीटर शेचवार्स फ्रॉम जर्मनी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है ब्रुसेल, बेल्जियम में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1950। Next is which among the following cities secured the first rank in a global city index 2024 which is released by the Brand Finance? तो इनमें से कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में? इट इज लंदन, और लंदन जो है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, लंदन इज फॉलोड बाय न्यूयॉर्क सिटी, फॉलोड बाय पेरिस, टोक्यो एंड दुबई। क्लियर है? ये आपके टॉप 5 सिटीज थी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जिन्होंने टॉप 5 रैंक हासिल की है। इसके अलावा 6th पोजीशन पे सिंगापुर सिटी, 7th पे लॉस एंजलस, 8th पे सिडनी, 9th पे सैन फ्रांसिस्को, 10th पे आपकी थी नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। ठीक है, वहीं पे इस पूरे रैंकिंग में
जो इंडिया से 3 सिटीज जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हुई थी। 77th रैंक पे न्यू दिल्ली, 78 पे मुंबई एंड 97 पे बेंगलुरु। ठीक है, तो ये 3 सिटीज ग्लोबल सिटी इंडेक्स में आई थी इंडिया से। नाउ ब्रांड फाइनेंस की बात कर लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? डेविड हेग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। Next is, which airline become the first ever Indian Airlines to receive Design Organization Approval, that is DOA, from Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA। तो इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल दिया गया है बाय द DGCA? इट इज योर एयर इंडिया। एयर इंडिया लिमिटेड जो है इसको यहाँ पे ये अप्रूवल दिया गया है, जिसे CAR 21 अप्रूवल भी बोला जाता है, जिस अप्रूवल की वजह से जो आपके एयरक्राफ्ट की इंटीरियर है उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज, इन नवंबर 2024 इंडिया भूटान फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट डैश। तो इंडिया भूटान का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपका इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? असम के दरंगा विलेज में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये इंटीग्रेटेड आपका चेक पोस्ट है इसे इनॉग्रेट किया गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ योर PM ऑफ भूटान, जिनका नाम है शिरिंग तोब्गे। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को? इट इज लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ये लोकेटेड है आपका, ये जो चेक पोस्ट है ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे? 700 मीटर्स फ्रॉम द इंडिया भूटान बॉर्डर। नाउ अब LPAI की बात करते हैं। इसके चेयरमैन आपके हैं आदित्य मिश्रा। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2012 एंड कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज, which organization celebrated its 50th raising day on 7th November 2024? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 50 साल बेसिकली कंप्लीट हुए हैं? तो इट इज NTPC लिमिटेड, नेशनल, जिसका पुराना नाम क्या था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब NTPC जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसको रीनेम किया गया था एज अ NTPC लिमिटेड इन अक्टूबर 2005 में। क्लियर है? और NTPC जो है एक महारत्ना कंपनी भी है जिसे 2010 में महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। एंड इस कंपनी का टारगेट क्या है कि जो 130 इनको अचीव करना है 130 गीगावाट बाय 2032। तो ये टारगेट भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में ही इसी साल इस कंपनी को ऑर्गेनाइज किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2024 बाय द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2024 लिस्ट। ओके, नाउ 50th रेजिंग डे पे इन्होंने लॉन्च किया था हाइड्रोजन फ्यूल बसेस। कहाँ पे? लेह लद्दाख के लिए। ठीक है, जो ऑपरेट करेंगे लेह लद्दाख में। सेकेंड थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 टू मेथनॉल प्लांट भी यहाँ पे इन्होंने जो है आपका लॉन्च किया था। ठीक है, NTPC का विंध्याचल प्लांट जो है इट सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड मेथनॉल बाय कंबाइनिंग कैप्चर्ड CO2 from flue gas with a hydrogen produced by the PEM electrolyse, which is proton exchange membrane electrolyse। ठीक है, एंड ये फर्स्ट टाइम इस टाइप का इनिशिएटिव देखा गया है। नाउ NTPC की बात कर लेते हैं। NTPC के करंट चेयरमैन आपके कौन है? इनका नाम है गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1975। क्लियर है? Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following NBFC has recently in November launched the Smart Gold Digital Gold Investment Platform? तो इनमें से कौन सा NBFC है जिसने recently Smart Gold Platform आपका जो है लॉन्च किया है ताकि आप इजीली परचेज कर सके फिजिकल गोल्ड कहीं से भी और कभी भी? तो इट इज योर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पे NBFC है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एंड आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो गोल्ड बाय यूजिंग देयर जियो फाइनेंस एप्लीकेशन। क्लियर है? इवन यहाँ पे इन्होंने बोला है मिनिमम अमाउंट आप जो है 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो बाय करना 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड। फाइन। नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो करंट CEO इसके हैं हितेश कुमार सेठिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ एक और चीज जो नोट करनी है कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को RBI ने अप्रूवल दिया है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एनबीएफसी हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद अ आरबीएल बैंक। तो इनमें से कौन सा आपका एनबीएफसी है जिसने आपका कोलैबोरेट किया है आरबीएल बैंक के साथ किस चीज के लिए? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो इट इज योर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। क्लियर है? Next question है which country has recently in November launched its second satellite which is ZIMSAT-2 on a COS 2.1B spacecraft जो रशिया से लॉन्च किया गया था। It is your जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की आपकी सेकेंड सैटेलाइट है और ये जो सैटेलाइट है ये जॉइंट एफर्ट था आपका जिम्बाब्वे नेशनल जियो स्पेशल एंड स्पेस एजेंसी का अलॉन्ग विद साउथ वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन रशिया। ओके, नाउ ZIMSAT-2 जो है ये आपका लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगाया गया है ताकि जो इमेज है वो डिटेल इमेज ली जा सके। अब ये जो सैटेलाइट है वो हेल्प करेगी इस कंट्री की इन मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए यहाँ पे ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी और एनवायरमेंटल सर्विलियंस के लिए। तो ये 3 मेजर काम है जो इस सैटेलाइट्स की मदद से किए जाएंगे। नाउ जिम्बाब्वे की अगर बात करें, जिम्बाब्वे के करंट प्रेसिडेंट कौन है? एमर्सन मेनगागवा। कैपिटल इसकी है आपकी हरारे। करेंसी इसकी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। एक और चीज जो COS 2.1 भी है इसमें ईरान की जो है 2 सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम अ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने रिटायरमेंट अपना रिसेंटली अनाउंस किया है? इट इज योर मैथ्यू वेड। ठीक है, इनसे पहले इन मंथ ऑफ जून डेविड वार्नर ने भी अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया था। फाइन, नाउ अब मैथ्यू वेड जो है ये विकेट कीपिंग एंड फील्डिंग कोच आपके एज अ काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के लिए फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट द पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज ग्रुप founder T.P. Gopalan Nambiar recently passed away, in which year he was honored with the Lifetime Achievement Award. तो यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। He was a founder of British Physical Laboratory और इनको Lifetime Achievement Award दिया गया था T.P. Gopalan Nambiar जी को 2007 में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको और भी अवार्ड्स दिए गए थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 1992 में, नेशनल सिटीजन्स अवार्ड 2000 में। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII इनको रिकॉग्नाइज किया गया था 2008 में। ओके, नाउ अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज, इसके बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन एंड CEO हैं अजीत नाम्बियर। टैगलाइन इसकी है बिलीव इन बेस्ट एंड इसे 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला राइटर्स विलेज या लेखक गांव कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? फॉर एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड टू ऑफर अ सपोर्टिव स्पेस फॉर राइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन। तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया था देहरादून उत्तराखंड में। ओके, देहरादून सिटी में ये इनॉग्रेट किया गया था और इस इवेंट में या आप बोल सकते हो इस विलेज को जो इनॉग्रेट किया गया था किसने किया था? यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट आपके मौजूद थे रामनाथ कोविंद जी, जो आपके LG हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह एंड CM पुष्कर सिंह धामी। इन लोगों ने इसे इनॉग्रेट किया था देहरादून उत्तराखंड में और यहाँ पे 3 दिन का इंटरनेशनल लिटरेचर कल्चरल एंड आर्ट फेस्टिवल भी आपका होस्ट किया गया था जिसका नाम था स्पर्श हिमालय महोत्सव। क्या नाम रखा गया था? स्पर्श हिमालय महोत्सव, जिसमें मोर देन 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एंड 25 नेशंस जो थे उन्होंने वर्चुअली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इवन यहाँ के जो आपके फॉर्मर CM थे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने भी यहाँ पे एक बुक जो है वो अपनी अनवील की थी विच इज राम इन दी हिमालयाज। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।